6 सालों बाद खुला अवैध संबंधों का राज बलिया, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अवैध संबंधों की वजह से राजकुमार की हत्या 6 साल पहले हुई थी। पुलिस ने राजकुमार के घर वालों की शिकायत पर अपहरण का केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की। लेकिन राजकुमार के घर वालों ने हार नहीं मानी और 6 साल बाद ही सही, पत्नी और प्रेमी को बेनकाब कर दिया। गुड़िया का कुछ ही दे पहले अपने पति राजकुमार से झगड़ा हुआ था। यह उस दिन की ही नहीं, हर रोज की बात थी। राजकुमार एक नंबर का पियक्कड़ था। उस दिन भी सुबह होते ही अद्धा लेकर बैठ गया था। गुड़िया ने उसे टोका, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। कुछ देर तक तो वह पत्नी की बातें सुनता रहा, लेकिन 4 पैग हलक से नीचे उतरते ही उसका दिमाग घूम गया। बिना कुछ कहे उसने गुड़िया की चोटी पकड़कर उसे रुई की तरह धुन दिया। माँ को मार खाते देखकर बच्चे भय से चिल्लाने लगे तो राजकुमार ने उनको भी थप्पड़ों का स्वाद चखा दिया। फिर गंदी गंदी गालियां देते हुए अद्धा बगल में दबाए घर से बाहर निकल गया। राजकुमार बरेली जनपद के भमोरा थाना क्षेत्र के गांव सिंघा में रहता था। उसके पिता ऋषिराज सिंह के पास खेती लायक थोड़ी जमीन थी, जिस पर खेती करके वह किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते थे। परिवार में राजकुमार की मां रूष्मा देवी, 2 भाई व 4 बहनें थीं। चारों बहनें विवाहित थीं। राजकुमार के दोनों भाई प्रेम प्रकाश और बबलू उससे छोटे थे। वह खुद चौकीदारी का काम करता था। प्रेम प्रकाश रामपुर जिले में आबकारी विभाग में नौकरी करता था, जबकि बबलू दिल्ली में रहकर प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। 18 वर्ष पहले राजकुमार का विवाह रामपुर जनपद के रमपुरा गांव की रहने वाली गुड़िया से हुआ था। वक्त के साथ गुड़िया एक एक करके 3 बच्चों की मां बनी। परिवार बढ़ा तो राजकुमार की जिम्मेदारियां भी बढ़ी। परिवार चलाने के लिए उसने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू की तो जल्दी ही उसे एक निजी कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई तो वह अपनी पत्नी गुड़िया और 3 बच्चों को लेकर शहर आ गया और बारादरी थाना क्षेत्र के शहामतगंज में हरीलाल जैन के लॉट में बने कमरे में किराए पर रहने लगा। नौकरी से राजकुमार को इतनी आमदनी हो जाती थी कि दाल रोटी चल सके। दिक्कत तब आई जब उसे शराब की लत लग गई। गुड़िया कुशल गृहिणी थी, कम आय में भी उसे गृहस्थी चलाना आता था, लेकिन राजकुमार की शराब की लत ने घर का बजट गड़बड़ा दिया। फलस्वरूप गुड़िया परेशान रहने लगी। उसने राजकुमार को हर तरह से समझाने का प्रयास किया, बच्चों की भी दुहाई दी, लेकिन उसे बीवी बच्चों से ज्यादा शराब प्यारी थी। राजकुमार सुधरता तो क्या, उल्टा ढीठ बन गया। नतीजा यह हुआ कि पहले केवल शाम को पीने वाला राजकुमार रात दिन शराब में डूबा रहने लगा। उसे न पत्नी की फिक्र थी, न बच्चों की चिंता। वेतन के पैसों को वह शराब की बोतलों पर उड़ा देता था। नशे में राजकुमार इतना डूब चुका था कि नौकरी में भी लापरवाही करने लगा। पैसों की किल्लत होती तो घर के कीमती बर्तन शराब की भेंट चढ़ जाते। गुड़िया रोकती तो पिटती। उस स्थिति में बदकिस्मती पर आंसू बहाने के अलावा उसके पास कोई चारा न रहता। राजकुमार का एक दोस्त था ज्ञान प्रकाश। वह बरेली के कस्बा थाना फरीदपुर के कानून गोयान मोहल्ले में मुकुंद सिंह के मकान में रहता था। वह मकान मालिक की बोलेरो जीप चलाता था। ज्ञान प्रकाश के पिता का देहांत हो चुका था। उसकी 2 बहनें थीं जिनका विवाह हो चुका था। दोनों में दोस्ती तो काफी दिन से थी, लेकिन बाद में जब दोस्ती गहरी हुई तो वह राजकुमार के कमरे पर भी आने जाने लगा। ज्ञान प्रकाश को गुड़िया से हमदर्दी थी। उसने राजकुमार को शराब पीना छोड़कर गृहस्थी पर ध्यान देने की सलाह दी, लेकिन उसने ज्ञान प्रकाश की बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। पति पत्नी के झगड़े की वजह से ज्ञान प्रकाश कभी कभार ही राजकुमार के घर जाता था। एक दिन ज्ञान प्रकाश कई दिनों के बाद राजकुमार के घर गया। उसके पहुंचने के कुछ देर पहले ही राजकुमार गुड़िया के साथ मारपीट करके बाहर गया था। जब वह पहुंचा तो गुड़िया रो रही थी। उसकी नजर ज्यों ही ज्ञान प्रकाश पर पड़ी, वह आंसू पोंछने लगी। फिर मुस्कराने का प्रयास करती हुई बोली, अरे ज्ञान, तुम आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? सच पूछो तो भाभी, मैं आज भी नहीं आता। ज्ञान प्रकाश ने गुड़िया की नम आंखों में झांकते हुए कहा,
लेकिन तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए आ जाता हूँ। लगता है राजकुमार अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जब अपनी ही किस्मत खोटी हो तो किसी को क्या दोष देना, ज्ञान कहते हुए गुड़िया की आंखों में आंसू भर आए। ज्ञान प्रकाश और गुड़िया हमउम्र थे, इसलिए एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझते थे। गुड़िया जहां ज्ञान प्रकाश की सादगी और भोलेपन पर फिदा थी, वहीं ज्ञान प्रकाश उसकी कोमल काया पर मोहित था। दरअसल 3 बच्चों की मां होने के बावजूद गुड़िया की जवानी अभी ढली नहीं थी। उसकी कटीली मुस्कान किसी को घायल करने में सक्षम थी, लेकिन शराबी राजकुमार को प्यालों की गहराई मापने से इतनी फुर्सत नहीं थी कि पत्नी की आंखों में झांककर उसकी चाहत को जान पाता। ऐसी स्थिति में उसका झुकाव ज्ञान प्रकाश की ओर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इधर ज्ञान प्रकाश की भी दिली हालत गुड़िया से जुदा नहीं थी। गुड़िया को रोता देख ज्ञान प्रकाश तड़प उठा। उसने भावावेश में गुड़िया का हाथ थामकर कहा, ऐसा मत कहो भाभी, मैं सारी दुनिया की बातें तो नहीं जानता, पर अपनी गारंटी देता हूँ, अगर तुम साथ दो तो कसम से मैं सारी जिंदगी तुम पर वार दूंगा। यह सुनकर गुड़िया ज्ञान प्रकाश से लिपट कर रोने लगी। ज्ञान प्रकाश उसे कसकर भींचते हुए बोला, असल में तुम गलत आदमी से बंध गई। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो सब कुछ फिर से बदल सकता है। गुड़िया ने जवाब में कुछ कहने के बजाय ज्ञान प्रकाश को चूम लिया। उसके ऐसा करते ही ज्ञान प्रकाश भी उतावला होकर उसे चूमने लगा। कुछ ही देर में वह उससे भी आगे निकलता गया। फलस्वरूप दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बन गए। उस दिन दोनों के बीच एक नए रिश्ते की बुनियाद रखी गई। उस दिन के बाद गुड़िया और ज्ञान प्रकाश की दुनिया ही बदल गई। दोनों एक दूसरे से पति पत्नी जैसा व्यवहार करने लगे। अब ज्ञान प्रकाश गुड़िया का ख्याल तो रखता ही था, उसकी घर गृहस्थी का सारा खर्च भी उठाने लगा था। गुड़िया की बेजान दुनिया में फिर से जीवन लौट आया। अब घर में बढ़िया खाना पकता और ज्ञान प्रकाश राजकुमार के साथ बैठकर खाना खाता। ऐसा नहीं था कि राजकुमार ज्ञान प्रकाश और गुड़िया के रिश्तों से अनजान रहा हो, उसे सब कुछ पता था। लेकिन वह इस बात से खुश था कि अब उसे कोई शराब पीने से नहीं रोकता था। इतना ही नहीं, पैसा कम पड़ जाने पर ज्ञान प्रकाश उसकी मदद भी कर दिया करता था। इन सब के एवज में उसने ज्ञान प्रकाश और गुड़िया के रिश्ते को मौन स्वीकृति दे दी थी। राजकुमार की मूक सहमति मिलने के बाद गुड़िया और ज्ञान प्रकाश की बाँछें खिल उठीं। इसके बाद दोनों बाजार वगैरह साथ घूमने जाने लगे। रातें भी एक छत के नीचे गुजरने लगीं। उधर शराब ने राजकुमार को बिल्कुल बेगैरत बना दिया था। फिर अचानक एक दिन नशे की हालत में ही उसकी गैरत जाग उठी। उसने गुड़िया से साफ साफ कहा, बस बहुत हो चुका रासरंग, अब और नहीं, आज के बाद तुम ज्ञान प्रकाश से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। बेहयाई की भी हद होती है। राजकुमार के इस बदले हुए रूप ने गुड़िया को हैरान कर दिया। उसने पूछा, आज अचानक क्या हो गया तुम्हें? राजकुमार गुड़िया को घूरते हुए बोला, क्यों, समझ में नहीं आ रहा क्या? या बेगैरती ने भेजा? बिल्कुल ही चाट लिया है। गैरत या बेगैरती की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। अच्छा होगा अब इस मामले में न ही पड़ो। कहते हुए आवेश में गुड़िया की सांसें फूलने लगीं। वह क्षण भर रुककर बोली, सोचकर बताओ, बेगैरती का यह रास्ता मुझे किसने दिखाया? तुमने। अगर तुम अच्छे पति, अच्छे पिता और सच्चे इंसान होते तो मैं राह से क्यों भटकती? अब कुछ नहीं हो सकता, तीर कमान से निकल चुका है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आइंदा वही होगा जो मैं चाहूंगा। राजकुमार कड़े स्वर में बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुड़िया के दो टूक जवाब से राजकुमार पागल हो उठा। वह चीखते हुए उस पर झपटा। ठहर, अभी बताता हूँ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। राजकुमार ज्यों ही गुड़िया को पीटने दौड़ा, संयोग से ज्ञान प्रकाश वहां आ गया। पल भर में वह सारा माजरा समझ गया। उसने आगे बढ़कर राजकुमार को गिरा दिया। अचानक लगे धक्के से राजकुमार चारों खाने चित गिरा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह खड़ा होकर बोला, ज्ञान प्रकाश, खबरदार, अगर तुम हम दोनों के बीच आए तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। इतना सुनना था कि ज्ञान प्रकाश राजकुमार पर टूट पड़ा।
उसने मुक्कों और लातों से राजकुमार की बुरी गत बना दी। जिंदगी भर पति से पिटने वाली गुड़िया ने जब पति को पिटते देखा तो उसके प्रतिशोध ने सिर उठा लिया। उसने भी ज्ञान प्रकाश के साथ राजकुमार पर हाथ आजमाए। उस दिन के बाद से उल्टी गंगा बहने लगी। राजकुमार जरा भी चूंचपड़ करता गुड़िया और ज्ञान प्रकाश उसे पीट पीट कर हाथों की खुजली मिटा लेते। इतना ही नहीं, ज्ञान प्रकाश ने उसे शराब के पैसे देने भी बंद कर दिए थे। अब राजकुमार गुड़िया और ज्ञान प्रकाश की आंखों में खटकने लगा था। वैसे भी उसके रहते वह एक साथ सुकून की जिंदगी नहीं जी सकते थे। इसलिए उन्होंने राजकुमार को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। ज्ञान प्रकाश ने इसके लिए अपने बहनोई हरिशंकर उर्फ शंकर, अपने दोस्त सतीश और शंकर के चचेरे भाई टीकाराम को अपनी योजना में शामिल कर लिया। ये तीनों गांव प्रेमराजपुर, थाना भमोरा, जिला बरेली के रहने वाले थे। योजनानुसार ज्ञान प्रकाश जनवरी 2009 में एक दिन देर रात राजकुमार को गुड़िया और बच्चों के साथ एक धार्मिक आयोजन में चलने के बहाने अपने बहनोई शंकर के गांव प्रेमराजपुर ले गया। शंकर ने बच्चों को गांव में अपने घर छोड़ दिया। इसके बाद ज्ञान प्रकाश और उसके साथियों ने गांव के पास ही सहासा के जंगल में ले जाकर राजकुमार को दबोच लिया। शंकर घर से कपड़ों में छिपाकर बांका ले आया था। उसी बांके से ज्ञान प्रकाश और शंकर ने बारी बारी से राजकुमार पर वार किए, जिससे कुछ ही पलों में राजकुमार जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। गुड़िया यह सब अपनी आंखों से देखती रही। राजकुमार की हत्या करने के बाद सतीश और टीकाराम चले गए। इसके बाद शंकर घर जाकर फावड़ा ले आया और फिर ज्ञान प्रकाश और उसने वहीं 2 फुट गहरा गड्ढा खोदकर राजकुमार की लाश को दफना दिया। तत्पश्चात सब वहां से लौट आए, लेकिन गुड़िया अपने घर वापस नहीं गई। वह ज्ञान प्रकाश के साथ चली गई। दूसरी ओर जब कई दिनों तक राजकुमार गुड़िया और बच्चों के साथ घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू हो गई। काफी प्रयास के बाद भी उसका पता नहीं चला तो राजकुमार की मां रूष्मा देवी और भाई प्रेम प्रकाश की समझ में आ गया कि राजकुमार के साथ कोई अनहोनी हो गई है। उन्हें गुड़िया और ज्ञान प्रकाश के अवैध संबंधों की जानकारी थी। ज्ञान प्रकाश का भी कोई अतापता नहीं था। इसलिए रूष्मा देवी ने फरीदपुर थाने में गुड़िया और ज्ञान प्रकाश के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन फरीदपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उसके घर वालों ने यह मुकदमा थाना बारादरी में स्थानांतरित कराने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास कई चक्कर लगाए, लेकिन अधिकारियों ने इसमें कोई रुचि नहीं ली। राजकुमार के घर वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अदालत ने मुकदमे को बारादरी थाने में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। इसी बीच इसी साल फरवरी में गुड़िया राजकुमार के घर वालों के हत्थे चढ़ गई। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि राजकुमार दिल्ली में रहकर नौकरी कर रहा है, लेकिन वह दिल्ली में कहाँ है उसे नहीं मालूम। घर वालों को बरगलाकर गुड़िया उनकी आंखों में धूल झोंककर फिर गायब हो गई। जब ज्ञान प्रकाश को पता चला कि गुड़िया को उसके घर वालों ने पकड़ लिया है तो उसने 20 फरवरी 2015 को फरीदपुर के ही पीताम्बरपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। 8 मार्च 2015 को राजकुमार के अपहरण का मुकदमा फरीदपुर से बारादरी थाने स्थानांतरित कर दिया गया था। बारादरी थाने के इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम ने इस केस की जांच का जिम्मा सब इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में गुड़िया से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरी घटना बयान कर दी। पूछताछ के बाद 20 अप्रैल 2015 को ही ओमवीर सिंह ने पुलिस टीम के साथ सतीश को सैटेलाइट बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद ओमवीर सिंह उसे लेकर सहासा के जंगल में गए और राजकुमार की लाश बरामद करने के लिए एक खेत में खुदाई करवाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। चूंकि सतीश लाश दफनाते समय मौजूद नहीं था, इसलिए वह सही जगह नहीं बता सका।
इसके बाद पुलिस ने सतीश व गुड़िया को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। 28 अप्रैल को शंकर ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही एसआई ओमवीर सिंह ने अदालत से अनुमति लेकर जेल में शंकर के बयान लिए। इसके बाद उन्होंने शंकर की पुलिस रिमांड के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। 5 मई को पुलिस को शंकर का 24 घंटे का रिमांड मिल गया। इसके बाद एसआई ओमवीर सिंह पुलिस टीम के साथ शंकर को लेकर सहासा के जंगल में गए। वहां राजकुमार के घर वालों, रिश्तेदारों व ग्रामीणों की मौजूदगी में शंकर की निशानदेही पर एक गड्ढा खुदवाया गया। 2 फुट की खुदाई होते ही कपड़े फावड़े में फंस गए। जब मिट्टी हटाई गई तो एक नरकंकाल मिला। कंकाल के साथ ही कोट पैंट, स्वेटर, मफलर, मौजे और जूते भी बरामद हुए। उन कपड़ों को देखकर प्रेम प्रकाश ने उस नरकंकाल की शिनाख्त अपने भाई राजकुमार के रूप में की। मां अपने बेटे का कंकाल देखकर फफक कर रो पड़ी। उसे किसी तरह सांत्वना देकर चुप कराया गया। इसके बाद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। तत्पश्चात पुलिस शंकर को लेकर थाने लौट आई। अपहरण के मुकदमे में हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराएं और बढ़ाने के साथ ही इस केस में शंकर, सतीश और टीकाराम का नाम भी जोड़ लिया गया। इसके बाद शंकर की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से हत्या में इस्तेमाल बाका भी बरामद कर लिया। अगले दिन रिमांड अवधि खत्म होने से पहले शंकर को न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक टीकाराम फरार था।